टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास ना मैंने पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बोला था एंड पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में मैंने नेट H प्लस क्या बोला था याद करो। अगर H3PO4 है तो व्हाट इज द नेट H प्लस गिवन बाय इट? H plus that comes from first ionization plus H plus second ionization plus H plus from थर्ड आयोनाइजेशन। याद आ रहा है? अब एक चीज और यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट आयोनाइजेशन से जो H प्लस आएगा C अल्फा 1 आएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन जो H प्लस आएगा जो ये है उसका अल्फा 2 टाइम्स C अल्फा 1 अल्फा 2, थर्ड से जो आएगा जो ये है उसका अल्फा 3 टाइम्स C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये लिखने का तरीका है। कल एक एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन किया होगा H2S वाला जो दिया था तो उसमें H2S में जो फर्स्ट से H प्लस आता है वो C अल्फा 1 होता है और सेकंड से जो आता है C अल्फा 1 अल्फा 2 होता है। ये तो इस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, उसको पुट कर दोगे तो आ जाएगा। इसने कल पूछा था तो मैंने बोला क्लास में ही बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? नाइन्टी। हाँ, इसमें पीएच ऑफ क्वेश्चन ऐसा है ना, कैलकुलेट पीएच ऑफ 3 into 10 raised to minus 3 molar solution of H3X और यहाँ अल्फा 1 दिया है 1/3, अल्फा 3 नेग्लिजिबल है, अल्फा 2 के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं। लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है। अल्फा 1 1 मान लो, अल्फा 2 1/3 मान लो और अल्फा 3 नेग्लिजिबल कर दो, क्योंकि अगर ट्राई प्रोटिक एसिड है तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। अल्फा 1 100% है ना, अल्फा 2 100/3% नहीं, 100/3%, अल्फा 3 नेग्लिजिबल 0%। फर्स्ट आयोनाइजेशन 100% है, सेकेंड आयोनाइजेशन 100/3% और थर्ड 0 बोल दिया डायरेक्ट। तो इस फॉर्मूला पुट कर दो। देखो सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट H प्लस कितना आ जाएगा? सी दिया हुआ क्वेश्चन में 3 into 10 raised to minus 3 और अल्फा 1 1 है, 100% मतलब 1। फिर ये दोनों वैल्यू यहाँ रखो, 3 into 10 raised to minus 3 into अल्फा 2 1/3 और ये फिर रखोगे, ये पूरा वैल्यू यहाँ रख दो, 3 into 10 raised to minus 3 into 1/3 और अल्फा 3 0। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 into 10 raised to minus 3। देखो यहाँ 10 raised to minus 3, यहाँ सेकेंड आयोनाइजेशन से भी थोड़ा बहुत H प्लस आ रहा है, फर्स्ट से तो आ ही रहा है। फर्स्ट से जितना आ रहा है उसका 1/3 आ रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन से। देखो ना, फर्स्ट से 3 into 10 raised to minus 3 आया और सेकेंड से ये और ये कैंसिल हो रहा है तो 10 raised to minus 3 सिर्फ आ रहा है। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन से 3 टाइम्स आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड आयोनाइजेशन। तो अब पीएच निकाल लो, 3 minus log 4 कितना आता है लिखने? कितना आ जाएगा आंसर? 2.4। तो थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर दिया। अब जिनको ये पार्ट नहीं आ रहा है समझ में कि ये सर कैसे लिख दिया आपने, है ना, मॉड्यूल में जो कल 41 पेज दिया था वहां पे वो लिखा हुआ भी, होमवर्क दिया था कि 41 42 करना मॉड्यूल का, तो वहां पे वो लिखा हुआ भी है। देखो जैसे H2S है मान लो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। HS कल जो क्वेश्चन दिया था उसमें हेल्प हो जाएगा अभी। T इक्वल टू 0 पे C है 0 0 है ना। अब देखो ये जैसे ही बनता है वो फर्दर इक्विलिब्रियम में जाने का कोशिश करता है बच्चे, बोलो। सल्फाइड एंड
क्या बनाएगा ये जैसे ही बनेगा वो फर्दर इक्विलिब्रियम में जाने का कोशिश करेगा, सल्फाइड एंड H प्लस, क्योंकि जो HS माइनस बना उसके पास भी अभी एक H प्लस छुपा हुआ है। तो T इक्वल टू, दोनों देखो T इक्वल टू 0 पे दोनों ही लिख रहे हैं, ठीक है, बैक टू बैक। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 0 टाइम पे पहले तो आयनाइज होने तो H2S को, H2S पहले आयनाइज होगा तब तो HS माइनस आएगा, और HS माइनस जब बनेगा ठीक ठाक तब वो फर्दर डिसोसिएट होगा और सल्फाइड बनाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि 8 AM में इसका डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ है तो 8 AM में जस्ट सिर्फ H2S होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। समझ में आया? मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि T इक्वल टू 9:30 तक मान लो एट इक्विलिब्रियम आया। समझना इसके बीच में क्या क्या होगा, देखो ये डिसोसिएट होगा, C माइनस क्या लिख दोगे X, इसको XX लिखोगे, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे लिखते हैं समझने के लिए, C माइनस X लिखा। अब देखो किसी समय में मान लेते हैं कि 8:30 में ऐसा कुछ हुआ, तो 8:30 में ये कितना आ गया X, H2S कितना आ गया X, सल्फाइड अभी भी नहीं है क्योंकि अब ये टूटेगा, अब ये टूटना शुरू होगा, सल्फाइड अभी भी नहीं है लेकिन ये पहले से X है। अरे सुनो देखो ना यहाँ पे 8:30 में ये दोनों XX है, तो इस इक्विलिब्रियम में भी 8:30 में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं 9, ये C माइनस वाई लिख दोगे, ठीक है। लेकिन देखो जब तक ये फर्दर थोड़ा बहुत और डिसोसिएट हो रहा है, ये थोड़ा फॉरवर्ड जाना शुरू करेगा, ये सुनो, जब तक ये फर्दर थोड़ा और डिसोसिएट हो रहा है ये अब थोड़ा फॉरवर्ड जाना शुरू करेगा, पक्का? तो पता है हमें क्या लिखना पड़ेगा इसको, ये जो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है वो दोनों कॉमन है। आप ये नहीं बोल सकते पहला इक्विलिब्रियम में HS माइनस कुछ और है और दूसरे इक्विलिब्रियम में HS माइनस कुछ और है, ये पूरा सिस्टम सेम कंटेनर में, और फर्स्ट इक्विलिब्रियम में जो HS माइनस है सेकंड में एग्जैक्टली वही है, फर्स्ट में जो H प्लस है सेकंड में एग्जैक्टली वही है। मतलब अगर तुम यहाँ HS माइनस को थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो इधर भी चेंज होगा। इस इक्विलिब्रियम के लिए HS माइनस कुछ और नहीं है, पूरे सिस्टम में जो HS माइनस है वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, पूरे सिस्टम में जो H प्लस है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। लिखने का तरीका थोड़ा बदलता है यहाँ पर, है ना। कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। अगर एक कंटेनर में 2 या 2 से ज्यादा इक्विलिब्रियम है और सारे इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे इन दोनों में मुझे 2 चीजें कॉमन दिख रही है, HS माइनस और H प्लस, तो जो भी कॉमन स्पीसीज होगा इन ऑल द इक्विलिब्रियम दैट विल बी एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस इक्विलिब्रियम में HS माइनस के 100 आयन हैं और इस इक्विलिब्रियम में HS माइनस के 200 आयन, पॉसिबल ही नहीं। दोनों इक्विलिब्रियम में HS माइनस की आयन क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। दोनों ही इक्विलिब्रियम में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होगी। मतलब अगर तुम यहाँ कुछ छेड़खानी करते हो तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टर्ब होगा, ऑटोमेटिकली ये डिस्टर्ब होगा। मतलब ये बदल रहा है मतलब ये बदल रहा है, ये बदल रहा है मतलब यहाँ ये बदल रहा है। ऐसे नहीं कर सकते यहाँ HS माइनस बदले और वहां नहीं बदले। कॉमन जो है, बहुत सारे इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में है, जो भी चीजें कॉमन है उसको हर जगह पे एक जैसे बदलने पड़ेंगे, हर जगह पे एक जैसे बदलने पड़ेंगे। तो मान लो अगर मैंने इसको y लिखा, अब इसको y लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अरे समझ रहे हो? अगर यहां मैंने z लिखा है इसको, अब देखो ऐसा ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर इसके ये थोड़ा बहुत आगे गया ना, ये थोड़ा बहुत आगे गया, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि
थोड़ा सा सल्फाइड भी आया और ये थोड़ा बढ़ा भी सेकेंड आयोनाइजेशन से। ये देखो यहां तक क्या सिचुएशन है कि अभी मान लेते हैं एच एस माइनस की क्या नहीं हो रही है, डिसोसिएशन नहीं हो रही है अभी। क्लियर है? अभी एच एस माइनस की डिसोसिएशन नहीं हो रही है, लेकिन अब मानते हैं कि इतना एच एस माइनस बन चुका है कि अब ये डिसोसिएट होगा। तो ये रिएक्शन अगर आगे जाएगा तो इसको x माइनस एक्स डैश बोल सकते हैं, ये x डैश बोलेंगे और ये x प्लस एक्स डैश बोलेंगे ना। सेकेंड आयोनाइजेशन से आना शुरू हुआ, ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन से x आ चुका है 830 तक, सेकेंड आयोनाइजेशन से फिर से H प्लस थोड़ा बहुत आ रहा है, गुड टू गो। लेकिन तुम यहाँ जो चेंज कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ घटा रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, इसमें भी चेंज होगा। तो जो यहाँ पे लिख दिए मान लो 840 पे, उधर जो लिख दिए एग्जैक्टली यहाँ भी वही लिखना है। एच एस माइनस की जगह पे क्या लिखना है, x माइनस एक्स डैश, और h प्लस की जगह पे क्या लिखना है। मेरी बात आ रही समझ में? ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही लिखा है। तो फाइनली इक्विलिब्रियम पे देखो क्या लिखोगे, c माइनस c अल्फा 1 लिख दिया इसको, ठीक है, c माइनस c अल्फा 1, इसको कितना लिख दें, c अल्फा 1 c अल्फा 1 ऐसे लिख देते हैं फिलहाल के लिए। चलो ओवरऑल मैं एक बार फिर से डायरेक्ट लिख के बता देता हूं क्या है। ओवरऑल डायरेक्ट क्या लिखोगे, c माइनस सी अल्फा 1 सी अल्फा 1 सी अल्फा 1, उसी समय यहाँ कितना लिख दोगे, सी अल्फा 1 सी 0 0 0 एंड सी अल्फा 1, चलेगा। अब ये जो फर्दर ये जो है ना, इसका फर्दर अल्फा 2 टाइम्स, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मान लो, अल्फा 2। तो ये मान लेते हैं इसके लिए C1 है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नए इक्विलिब्रियम में, C1 माइनस C1 अल्फा 2, और इसको C1 अल्फा 2 C अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 2। देखो सेकेंड वाला आयोनाइजेशन कर रहा हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन से HS माइनस कितना आ गया, C अल्फा 1। तो जो HS माइनस है वो फर्दर आयोनाइज होगा, जो HS माइनस है वो फर्दर आयोनाइज होगा। तो देखो HS माइनस जब फर्दर आयोनाइज होगा तो हम C अल्फा 1 HS माइनस इनिशियली है उसको C1 मान लिया, तो अब इसका फर्दर आयोनाइजेशन कैसे लिखेंगे, C1 माइनस C1 अल्फा 2, वैल्यू पुट करो, C1 का वैल्यू कितना है, C अल्फा 1, और C1 यहाँ भी क्या है, C अल्फा 1 अल्फा 2, ऐसे लिख दिया। इधर C1 का वैल्यू पुट करो, C1 अल्फा 1 अल्फा 2, हाँ C सॉरी, और इधर C अल्फा 1 प्लस, इसकी जगह वैल्यू पुट करो क्या दिखेगा, C अल्फा 1 अल्फा 2। थोड़ा याद करना, H प्लस के बारे में ऐसे ही लिख रहे थे अभी, देखो उधर सॉल्व पे है, H प्लस क्या लिख रहे थे, नेट H प्लस कितना लिख, फर्स्ट आयोनाइजेशन से कितना लिख रहे थे, C अल्फा 1, सेकेंड से कितना लिख रहे थे, C अल्फा 1, थर्ड से जो है उसका फिर अल्फा 3 टाइम्स कर दो। अब देखो ये फाइनल जो यहाँ दिख रहा है ना बच्चे, ऑटोमेटिकली जो फाइनल यहाँ दिख रहा है वो यहाँ लिख देना। यहाँ अभी इक्विलिब्रियम में सिस्टम आया नहीं, ये थोड़ा डिसोसिएट हुआ तो फॉरवर्ड चलना शुरू हुआ, तो ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे वो इक्विलिब्रियम में आएगा तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में है तो दोनों फाइनली इक्विलिब्रियम पे सेम टाइम पे आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इक्विलिब्रियम पे और एक चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो जो चल रहा है वो किसी ना किसी कॉमन स्पीसीज को बढ़ा रहा होगा या तो डिस्टर्ब होगा ना सेकंड वाला। दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में सेम टाइम पे हमेशा इक्विलिब्रियम गेन करेगा, प्रोवाइडेड दोनों में क्या कॉमन होना, एक कम से कम एक स्पीसीज क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। If two or more than two equilibrium simultaneously coexist in the solution, same solution, having something common in both, yeah, in all the equilibrium reactions will gain the equilibrium state at the same time. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए और ये ना आए, ये चलता रहे। तो मेरा बात बताओ, किसी समय पे ये डिसोसिएट हुआ, ये बना,
अब ये फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा? ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, क्योंकि फर्दर जब डिसोसिएट हो रहा है तो H प्लस घट रहा है, बढ़ रहा है, HS माइनस भी चेंज हो रहा है, वो सेम तो H प्लस और HS माइनस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे फाइनली ऐसे लिख सकते हो बच्चे, फाइनली जो H2S दिख रहा है वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HS जो फाइनल दिख रहा है ना, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। HS फाइनल कितना दिख रहा है उसमें? C अल्फा 1 C अल्फा 1, और H प्लस फाइनल कितना दिख रहा है वहां पे, तो ये भी यहाँ लिखना पड़ेगा, C अल्फा 1 C अल्फा 1 अल्फा 2। कुछ नहीं हो रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ध्यान देना, अब देखो तो फाइनल में देखो तो हर जगह पे कॉमन स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं? फाइनल बताओ, यहाँ पे HS माइनस कितना है, इस वाले में कितना है HS माइनस, सेम हो गया। H प्लस यहाँ कितना है, उधर भी, जो कॉमन नहीं है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो कॉमन है वो दोनों में क्या हो सकता है, एकदम मस्ट बी सेम। तो आपको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, लिख लीजिए इसको, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिख लीजिए जल्दी से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल जो क्वेश्चन दिया था एनसीईआरटी का 7.45 वो ट्राई करना। पता है इसमें बाद में एजम्पशन क्या ले सकते हो, मतलब एजम्पशन यहाँ पे ऐसा ले सकते हो कि जो भी HS माइनस है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन से ही आया है, सेकेंड आयोनाइजेशन से HS माइनस थोड़ा कम हुआ है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, ऐसा एजम्पशन ले सकते हैं। मतलब नेट HS माइनस कितना है, इसको ही इग्नोर कर दिया। ऐसे इधर देख सब लोग, ये पता है, ये मान लो 10⁻³ है और ये है 10⁻⁸, ऐसी वाली बात है। C अल्फा 1 कितना है, 10⁻³ या -4, लेकिन C अल्फा 1 अल्फा 2 10⁻⁷ -8 है। उसी तरह से 10 ओए साइलेंस, लास्ट बेंच, दूर दूर बैठ। एनसीईआरटी का सवाल है, आ गया तो बोलोगे कि फिर एनसीईआरटी भी नहीं हुआ है, ध्यान दे थोड़ा। यहाँ पर भी तुम ऐसे क्या कर सकते हो, C अल्फा 1 लिख सकते हो, मतलब नेट H प्लस किसकी वजह से आ रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन से। तो सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में यहाँ एजम्पशन क्या हो जाएगा, C अल्फा 1, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई एजम्पशन मत लेना, और इसका C अल्फा 1। अब तुम चाहो तो लिख सकते हो कि A1 कितना लिख दोगे, HS माइनस H प्लस बाई H2S, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, HS माइनस कितना एजम्पशन के साथ कितना बोला है, C अल्फा 1, H प्लस एजम्पशन के साथ कितना बोला है, C अल्फा 1, बोलो, और ये कितना, C माइनस C अल्फा 1, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन जैसा हो गया इक्वेशन। अगर मान लो C के रिस्पेक्ट में अल्फा 1 भी इग्नोर किया जा सकता है, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा, इसको सॉल्व करके फिर क्या लिखेंगे, C अल्फा 1 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 लिखेंगे ना, जो मोनोबेसिक एसिड के लिए होता है। इसको इग्नोर किया जा सकता है, तो Ka1 फिर क्या लिख सकते हो, C अल्फा 1 स्क्वायर। यहाँ पे Ka2 क्या लिखोगे, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, देखो ठीक है, वो इक्वेशन देखो, उसको देख के लिख दिया मैंने। अब वैल्यूज पुट करो, विथ एजम्पशन क्या लिखोगे, सल्फाइड में तो एजम्पशन लिया ही नहीं हमने, बोलो। H प्लस में एजम्पशन लिया, नेट H प्लस एक्चुअल में कितना था फाइनल इक्विलिब्रियम पे, C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 था, तो इसको मैंने एजम्पशन के साथ सिर्फ क्या लिख दिया, C अल्फा 1, और यहाँ HS माइनस में भी एजम्पशन लिया। मतलब देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन से जो HS माइनस आ रहा है, मान लो लैक्स में 1 लाख HS माइनस बन गया फर्स्ट आयोनाइजेशन से। अब सेकंड आयोनाइजेशन में HS माइनस आगे नहीं जाना चाहता है बिकॉज ऑफ कॉमन एन इफेक्ट, क्योंकि पहले से H प्लस है फर्स्ट आयोनाइजेशन की वजह से, ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ध्यान से देख, पहले से फर्स्ट आयोनाइजेशन से HS माइनस 1 लाख बन गया और H प्लस भी 1 लाख बन गया।
अब ये फर्दर आगे जाएगा तो 1 लाख माइनस मान लो 1000 कर रहे हो और यहाँ 1 लाख प्लस 1000 कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ 99,000 को मैंने 1 लाख ही मान लिया है जमसन, और 1 लाख प्लस 1000 मतलब 1 लाख 1000 को भी मैंने कितना माना है जमसन में, 1 लाख। अब समझ पाए? नीचे वैल्यू देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो Ka2 कितना हो गया बताओगे? C अल्फा 1 अल्फा। अगर ये आपने ऐसे लिखा तो कल वाला सवाल बनेगा, अगर ये नहीं लिखा तो एनसीईआरटी का वो सवाल नहीं बनेगा जो मैंने कल होमवर्क दिया था, है ना? एनीवन जो क्वेश्चन ट्राई किया था, कोई क्लास में किया था? ठीक है, लिखो। मैं तो बोला था आपको सॉल्यूशन देखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसको ट्राई करो। उसमें एक और खतरनाक क्या पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट और खतरनाक है कि यही H2S का सब अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह बताओ जब HCl है साथ में, शांतनु बना उसको। सेकंड क्वेश्चन और अच्छा है, कॉमन आयन इफेक्ट और क्लियर हो जाएगा। डाइप्रोटिक एसिड में कॉमन आयन के प्रेजेंस में डिस्कस करना है उस क्वेश्चन में, है ना? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है। तो देखो टॉपिक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए था, खुद से करना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चन जब करते हैं तो लिखिए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। लिखो ए सॉल्यूशन which resists the change in pH a solution which resists the change in pH, a solution which resists the change in pH and pH does not change significantly, and pH देखो डेफिनेशन में है रेजिस्टेंस शो करता है पीएच चेंज में। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन है पीएच बदलता ही नहीं, डेफिनेशन ऐसा नहीं लिखा है मैंने। क्या शो करता है पीएच चेंज में? रेजिस्टेंस शो करता है ना। ए बफर सॉल्यूशन which resists the change in pH and pH does not change significantly on addition of a small amount of even strong acid or strong base. pH does not change significantly on addition of small amount of strong acid और strong base। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डालोगे तो भी पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन का पीएच 4 है सपोज, हमें नहीं पता यहाँ क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, हमें नहीं पता क्या है, पीएच 4 है। पीएच क्या है? 4 है। कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, मान लो इसमें थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया। स्मॉल स्मॉल अमाउंट देखो डिफाइन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डिफाइन नहीं है, ठीक है ना? 1 ड्रॉप ऐसा मिलीमोल्स में, बहुत कम मिलीग्राम्स में ऐसा। और इसका पीएच जो है ये इनिशियल पीएच है और फाइनल पीएच अगर इसका मान लो हो जाता है 3.99 तो हम बोलेंगे ये बफर है, क्योंकि थोड़ा बहुत एसिड डाला और पीएच में चेंज देखो है ही नहीं, पीएच में चेंज ज्यादा हुआ ही नहीं, या पीएच अगर बढ़ भी गया तो 4.01 ऐसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ा। एक ऐसा सॉल्यूशन, इसमें क्या है वो एनालाइज करेंगे अभी। यहाँ ऐसा क्या बात है कि थोड़ा बहुत एसिड और बेस को डाइजेस्ट कर ले रहा है, मतलब एसिड बेस डालने से भी पीएच बदल नहीं रहा है सिग्निफिकेंटली, ऐसा क्या बात है यहाँ पर, चेक करेंगे वो। समझ गए? तो बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन
which can resist the change in pH, and even its pH will not change significantly when small amount of acid or base added. मुझे लगता है अगर बेस थोड़ा बहुत ज्यादा ऐड करोगे ना, एसिड बेस, तो हो सकता है कि 4 से 3 हो जाए। मेरे बात समझ रहे हो? या 4 से 9 12 चला जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा बहुत एसिड बेस ऐड करने से पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो इसमें और पॉइंट्स लिखो, प्रॉपर्टीज लिख लो, ये तो डेफिनेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन में पहला लिखो, the pH of buffer solution remain constant even if it is kept for a long time. pH of a buffer solution remain constant even if it is kept for a long time. Even it is kept for a long time. आगे लिखो दूसरा पॉइंट, pH of buffer solution does not depend on the volume of solution. pH of buffer solution does not depends on the volume of solution. पहला, pH of buffer solution does not change even if you will keep it for long time. And दूसरा, pH of buffer solution does not depend on the volume of 1 लीटर सोल्यूशन का बफर कैपेसिटी जो होता है 5 लीटर 10 लीटर, 1 लीटर का पीएच अगर 4 है तो इसके 5 लीटर का भी पीएच क्या होगा? 4 ही होगा, है ना? वॉल्यूम, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि अगर हम इसको डाइल्यूट करें तो भी पीएच चेंज नहीं होगा। वाटर एडेड, वाटर अगर ऐड करेंगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगा। तो इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना, इवन विथ डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। इवन विद डाइल्यूशन, अच्छा आपको याद है कुछ समय पहले क्वेश्चन कराया था, एक सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है, पीएच 2 है, 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो पीएच क्या होगा? सिर्फ एसिड है, पीएच 2 है, 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो पीएच क्या होगा? 3 हो जाएगा, 1 से बढ़ेगा ना। 100 टाइम्स में 4 हो जाएगा, 1000 टाइम्स में 5 हो जाए, बताया था ना। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन बफर नहीं है। अगर मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक बफर सॉल्यूशन है, उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो पीएच बताओ। एक बफर सॉल्यूशन है, उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो पीएच बताओ। जो था वही रहेगा। 100 टाइम्स डाइल्यूट किया तो पीएच बताओ। अरे समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बफर सॉल्यूशन है जिसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो पीएच क्या होगा? नहीं बदलेगा। अच्छा, एक बफर सॉल्यूशन, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस डालेंगे, पीएच क्या होगा? सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। एक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच 4 है, उसको 10 दिन के लिए छोड़ दिया, क्या पीएच बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यहां तक समझ रहे हो? तो प्रॉपर्टीज में वो डेफिनेशन वाला भी पॉइंट लिख सकते हो कि इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, पीएच विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। सेम डेफिनेशन वाला थर्ड पॉइंट लिख लो प्रॉपर्टी में। डेफिनेशन में जो लिखा था वो उसका प्रॉपर्टी भी तो है, इवन आफ्टर addition of a small amount of acid and base, pH will not change appreciably. pH will not change appreciably. pH will not change. Now लिखो uses of buffer solution. uses of buffer solution. uses of buffer solution. पहला लिख लो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। इसके डिटेलिंग में बाद में बात करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड में बफर सॉल्यूशन का यूज होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फ्रूट्स में यूज होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है ना, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर साथ में लिख लो। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड,
फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फ्रूट्स, एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन, agriculture and dairy product preservation, industrial process such as manufacture of paper, dye, ink, paint and drugs. Industrial processes such as manufacture of paper, dye, inks, paints and drugs. ये सब यूजेज है। देखो एनसीईआरटी से थोड़ा बात लिया गया है। फार्मेसी वगैरह में भी ना हमें बफर सोल्यूशन का जरूरत पड़ता है ना। हमारा ब्लड भी बफर सोल्यूशन है, आपको पता है ये बात। अगर ब्लड बफर सोल्यूशन, बफर एक्शन मतलब बफर नहीं होता तो डिफिकल्ट होता सरवाइव करना। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, फूड हैं जिसको एक कांस्टेंट पीएच पे स्टोर किया जाता है। अगर आप उसका पीएच चेंज कर दोगे तो फूड जो है खराब हो जाएगी, या वो ड्रग्स जो मेडिसिन से खराब हो जाएगी। तो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बफर सोल्यूशन हैं और उसका जरूरत भी है, प्रैक्टिकल यूज है। देखो फूड प्रिजर्वेशन में बफर सोल्यूशन का जरूरत पड़ रहा है। क्लियर है, समझ गए। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो एक तरह से बफर सोल्यूशन। जैसे मान लो थोड़ा बहुत नहीं, हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन, थोड़ा बहुत एसिड डाल दिया, ऑलरेडी इतना ज्यादा डाइल्यूटेड है ना। लैक्स ऑफ लीटर वाटर में 1-2 ड्रॉप अगर तो मान लो एसिड डाल दिया तो वाटर वाटर ही रहेगा ना, पीएच उसका 7 ही बोलेंगे लमसम। अरे ऐसा नो, ठीक है आगे लिखिए। ओनली एसिडिक सोल्यूशन आर नॉट बफर, ओनली एसिडिक। अब यहाँ पे कोई भी वीक हो स्ट्रांग हो, थोड़ा समझ लो। सिर्फ एसिड है, अगर वाटर में सिर्फ एसिड है तो बफर है क्या? वाटर में सिर्फ एसिड डाल रहे हो, कोई भी एसिड डाल सकते हो बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, नॉट बफर। वाटर में सिर्फ बेस डाल रहे हो, है ना, कोई भी बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, नॉट बफर, है ना। समझना, मैं धीरे धीरे आइडेंटिफाई कराऊंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सिर्फ एसिड है तो बफर क्यों नहीं है। आपने देखा डाइल्यूशन पे उसका पीएच चेंज होता है, तो देखा है नहीं। सिर्फ बेस है तो बफर क्यों नहीं है। डाइल्यूशन है होता है तो उसका पीएच क्या होता है, चेंज होता है या नहीं। डाइल्यूशन पे पीएच चेंज ना हो तब वो बफर है। थोड़ा बहुत एसिड बेस डाले और फिर भी पीएच चेंज ना हो अप्रिसिएबल, तब वो बफर है कि नहीं। अगर आप एक कंटेनर में वाटर है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो तब भी बफर नहीं होगा, तब भी ये बफर नहीं होगा। अब बफर होने के लिए क्या चाहिए, ये भी बफर नहीं है। बफर होने के लिए, है ना, बफर सॉल्यूशन का देखो 2 टाइप है, बताता हूं क्या क्या टाइप है। बफर होने के लिए एनी हाउ सॉल्यूशन में ऐसा 2 कंपोनेंट चाहिए, एप्रिसिएबल अमाउंट में, कंपेरेबल अमाउंट में। सीखना अच्छे से, बफर होने के लिए सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 ऐसे कंपोनेंट चाहिए, और वो दोनों कंपोनेंट भी एप्रिसिएबल अमाउंट में होना चाहिए, कंपेरेबल। एक 1 और एक 0.00001 ऐसा भी नहीं चलेगा। एक 1 है तो एक 0.1 ले लो, हालांकि 1 को 0.1 से भी कंपेयर करना सही नहीं है, लेकिन चलेगा, इतना तक चलेगा। एक अगर 1 ले रहे हो तो दूसरा तुम 10⁻⁻⁴ नहीं ले सकते। आपको बफर सॉल्यूशन में क्या चाहिए, एक 2 कंपोनेंट चाहिए, है ना। आप समझो, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को कि बफर सॉल्यूशन में कम से कम 2 कंपोनेंट होने चाहिए, और ये दोनों कंपोनेंट में एक का एबिलिटी होना चाहिए H+ एब्सॉर्ब करने का, H+ से रिएक्ट करने का, और दूसरे का एबिलिटी होना चाहिए OH- से रिएक्ट करने का, और ये X एंड Y कंपेरेबल भी होना चाहिए। ए बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अच्छा, XY दोनों आयन भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल एक आयन हो सकता है, ऐसा भी चलेगा।
दोनों आयन हो सकता है। तो बताओ, अगर दोनों आयन है तो डेफिनेटली एक केटायन और एक एनायन होगा, क्योंकि अगर एनायन है तब H प्लस लेगा और केटायन है तब OH माइनस लेगा। तो बफर सोल्यूशन होने के लिए दो कंपोनेंट होना मस्ट है। अब जब तुम सिर्फ एसिड और बेस डालते हो तो एक ही कंपोनेंट है, पानी को कंपोनेंट मत मानो, सिर्फ एसिड डाल रहे हो तो कंपोनेंट कितना है, सिर्फ बेस डाल रहे हो। यहाँ पे अब जब डालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो केटायन एनायन आएगा और स्ट्रॉन्ग बेस से जो केटायन आएगा वो यूजलेस फेलो है, आपको पता है। उसका थोड़ा भी एबिलिटी होता है कि H प्लस एब्जॉर्ब करने का या H प्लस से रिएक्ट करने का। इसीलिए मैंने बोला स्ट्रॉन्ग वाला अगर कंपोनेंट है तो वो बफर नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुमने HCl डाल दिया और NaOH डाल दिया, अगर कंप्लीट न्यूक्लिएशन हो गया तो यहाँ पे मेनली Cl माइनस और Na प्लस बचेगा। एक्स वाई दो कंपोनेंट तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बोला, बफर सोल्यूशन में ऐसे दो कंपोनेंट चाहिए हमें जो H प्लस से रिएक्ट कर सके, कैन रिएक्ट विथ क्या H प्लस एंड कैन रिएक्ट विथ OH माइनस। ये पावर होना चाहिए बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के पास आज के बाद अगर तुमसे बोला जाए बफर सोल्यूशन, ये तो रट लिया तुमने कि ठीक है सर बफर सोल्यूशन ऐसा है जिसका पीएच कांस्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत एसिड बेस डालते हैं पीएच में अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता, और डाइल्यूशन से भी पीएच में चेंज, इतना तो याद कर लिया तुमने। ऐसा क्या मैजिक है बफर सोल्यूशन के अंदर जो ऐसा होता है, अब वो समझाने का कोशिश है। दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन। व्हाई द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन विल नॉट चेंज अप्रिशिएबली। तो पता है बफर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट अप्रिशिएबल अमाउंट में होते हैं, वही समझा रहा हूं। ईच बफर सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इन appreciable amount x and y, both can be ion also, one cation one anion, या one neutral and one ion, ऐसा भी हो। जो आपके सिलेबस में उसमें दो ही केस है, दोनों आयन है और एक न्यूट्रल है और एक आयन है। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो। बफर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे x एंड y, x फाइट करेगा H प्लस को, मतलब जो एक्स्ट्रा H प्लस डालोगे ना ये x उसको ट्रैप कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा OH माइनस डालोगे y उसको ट्रैप कर लेगा, सच दैट देखो अब कनेक्ट होगा, ये वाटर वाली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगी। वाटर की जो इक्विलिब्रियम है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी। बाहर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला स्मॉल अमाउंट तो वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन जो वहां कंपोनेंट है उसने जो एक्स्ट्रा H प्लस डाला उसको ट्रैप कर लिया, जो एक्स्ट्रा OH माइनस डाला y ने उसको ट्रैप कर लिया। एंड दैट्स व्हाई बफर सॉल्यूशन का अभी टाइप देखेंगे, दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं। अभी बोला ना दोनों कंपोनेंट क्या हो सकता है, एक केटायन एक एनायन हो सकता है। क्या बोला? बोला ना, तो एक लिख लेना सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर एंड दूसरा है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तुम फुल फॉर्म लिखो, मैं सब डिटेल में बताता हूं। सो what is basic idea about buffer solution, what buffer solution contains। कोई बोले बफर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, तो दो कंपोनेंट होने चाहिए, दो कंपोनेंट बफर सॉल्यूशन में होने चाहिए, कंपेरेबल अमाउंट में होना चाहिए दोनों कंपोनेंट, और ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो एक का एबिलिटी हो H प्लस से रिएक्ट करने का और एक का एबिलिटी हो OH माइनस से रिएक्ट करने का। समझ में आ रहा है? बफर से सवाल आ सकता है, बहुत 3-4 साल से नहीं आया मुझे लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो लिखा ना कि कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्या क्या बफर सॉल्यूशन में हो सकता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। वी वांट एनी बफर सॉल्यूशन मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स इन कंपेरेबल अमाउंट, है ना। वन ऑफ देम कैन रिएक्ट विथ H प्लस एंड अदर कैन रिएक्ट विथ OH माइनस। गुड टू गो। लिखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल बफर समझ लेते हैं।
सिंपल बफर सॉल्यूशन। लिखो aqueous solution of salt of weak acid, normal salt of weak acid weak base, aqueous solution of normal salt of weak acid weak base, aqueous solution of normal salt of weak acid weak base can form simple buffer solution. Aqueous solution of normal salt of weak acid weak base, है ना, aqueous solution of normal salt of weak acid weak base can form simple buffer solution. इसको ऐसे कर समझ सकते हो बच्चे, वाटर है और इसमें आपने नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, जैसे एग्जांपल के लिए अमोनियम साइनाइड डाल दिया, अमोनियम एसीटेट डाल दिया, इट इज, हमने ऐसा कम से कम 20-30 नाम लिखने के लिए होमवर्क दिया था, इनमें क्लास में लिख भी दिया था, ध्यान में, तो उस कैटेगरी में देखना जो लास्ट में टेबल में लिखा था, वीक एसिड वीक बेस के बहुत सारे सॉल्ट लिखे थे, वो सारे आ जाएंगे। अगर पानी में आपने डायरेक्टली इस तरह के सॉल्ट डाल दिए तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन जो बना वो है सिंपल बफर सॉल्यूशन। वो क्या है? सिंपल बफर सॉल्यूशन। इसको दूसरे अंदाज में समझ लो बच्चे, आप क्या करो, वाटर में वीक एसिड और वीक बेस डाल दो, बट दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर देना। सेम बात है, अगर आपने वीक एसिड और वीक बेस डाला लेकिन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है तो कम एसिड भी नहीं बचेगा, बेस भी नहीं बचेगा। यहाँ पे ऐसा लिखना, लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड किसके बराबर कर देना? इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस। दिस इज आल्सो दिस विल आल्सो फॉर्म लेटर ऑन। जब आपने ऐसा किया तो जो सॉल्यूशन बना वो भी क्या है? एक्चुअल में सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट? नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अरे आपने वीक एसिड वीक बेस ऐड किया, जैसे अमोनियम बोल रहा हूं, मान लो HCN ऐड किया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, लेकिन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है, तो इसका H प्लस इसका OH माइनस रिएक्ट करके वाटर बनेगा अमोनियम साइनाइड। यहाँ बचेगा क्या? एसिड बेस थोड़ी बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे? अमोनियम साइनाइड। yes or no? So this is also simple buffer solution. A solution formed by equivalence amount of weak acid and weak base is also the example of simple buffer solution. पहला definition लिखा ना, it is the aqueous solution of normal salt of weak acid weak base। तो दूसरा definition ये भी लिख सकते हो, the solution which is formed by complete neutralization of weak acid with weak base। The solution which is formed by complete neutralization of weak acid and weak base is also known as simple buffer solution। The solution which is formed by complete neutralization of weak acid weak base is also known as simple buffer solution। अभी जो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कल ही पेपर बनाया है, तो इस वाले पार्ट से एक सवाल दिया है मैंने संडे माइनर में। अब क्या है ध्यान दे दो तो बन जाएगा एग्जाम में। हाँ, अब बताओ, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन। बफर एक्शन मतलब यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करेंगे, देखो पहले तो सिंपल बफर सॉल्यूशन में क्या होगा मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। कोई पूछे व्हाट इज सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल एक लाइन लिख के आना है, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, खत्म। फिर पूछे दूसरा डेफिनेशन और कुछ बता सकते हैं तो ये भी बोल देना, सिंपल बफर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। इनफैक्ट ये डेफिनेशन पहला ही है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस तो ऐड कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर से क्या बन रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन। और पहले में क्या बोल रखा है? सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्ट? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन इज दिस वन।
Now I am going to discuss how the simple buffer solution can resist the change in pH. ऐसा कौन सा पावर है सिंपल बफर सॉल्यूशन के पास ताकि वो पीएच में चेंज नहीं होने देता है? तो सब लोग ध्यान दीजिए, सिंपल बफर सॉल्यूशन एज पर डेफिनेशन क्या होगा? अमोनियम साइनाइड होगा, यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होगा। तो तरीके से सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अमोनियम आयन एंड साइनाइड 100% डिसॉल्व हो जाएगा। नो डाउट ये दोनों कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों कर रहा होगा। आपको कभी बोला है कि इस तरह के सॉल्ट का पीएच क्या होता है? कभी पूछा था? याद करो। इस तरह के सॉल्ट का पीएच क्या होता है? 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7। हाँ बिल्कुल, इस तरह के सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली कैटायनिक एनायनिक दोनों है ना, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से H+ बढ़ेगा और एनायनिक हाइड्रोलिसिस से OH- बढ़ेगा। तो किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है उसके हिसाब से H+ बढ़ सकता है या OH- बढ़ सकता है, या दोनों की बराबर रिएक्टिविटी है तो बोलेंगे कि pH 7 ही रहे। तो aqueous solution of this type of salt may be acidic, basic और न्यूट्रल। मेरी बात आ रही समझ में? चलो अभी उस पे डिटेल में बाद में जाते हैं, फिलहाल के लिए बफर में रहते हैं। The normal buffer solution consists of salt of weak acid, weak base, right? Aqueous solution है, aqueous solution of this salt। अब सॉल्ट जैसे ही पानी में जाएगा सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो बेसिकली नाउ दिस सॉल्ट विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनियम आयन एंड साइनाइड आयन। अब ये दोनों अपना रिएक्टिविटी शो करेगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अमोनियम आयन वीक बेस से आया, साइनाइड वीक एसिड, अपना हाइड्रोलिसिस शो करेगा। मान लेते हैं हाइड्रोलिसिस वगैरह सब हो गया, उसके बाद भी ये दोनों ठीक ठाक अमाउंट में बचा हुआ है, गुड टू गो। हाइड्रोलिसिस वगैरह हो गया, उसके बाद भी ये ठीक ठाक अमाउंट में ए और बी बचा हुआ है, ऐसा मान लो। पहले तो इनिशियली दोनों बराबर था। दोनों बराबर क्यों था? 1 मोल मान लो अमोनियम साइनाइड डाला है तो 1 मोल अमोनियम आयन 1 मोल साइनाइड आयन मिलेगा, यस नो? अब मैं बोल रहा हूं अमोनियम और साइनाइड वाटर से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद भी अमोनियम और साइनाइड बहुत अच्छा खासा अमाउंट में बचेगा। एक बात ध्यान रखना, किसी भी वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है स्ट्रांग होता है, राइट? बट वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि 100% रिएक्ट कर जाए। जैसे एक NaOH स्ट्रांग बेस है, ठीक है, NaOH स्ट्रांग बेस है, उसको जैसे पानी में डालते हैं 100% डिसोसिएट होता है या नहीं? साइनाइड भी मैं बोल रहा हूं स्ट्रांग बेस है HCN की, गुड टू गो। साइनाइड भी स्ट्रांग बेस है किसकी? HCN की, लेकिन साइनाइड जो NaOH है उसके जैसा स्ट्रांग नहीं है। साइनाइड के 100 मॉलिक्यूल पानी में डालोगे ना तो हार्डली 5-7 वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, बाकी एज इट इज पड़ा रहेगा हाइड्रेशन। समझ में आ रहा है? चलो फिर से, ये दोनों इक्वल अमाउंट में बना तुरंत, इन दोनों की थोड़ी बहुत हाइड्रोलिसिस हो गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये दोनों एप्रिसिएबल अमाउंट में बचा पड़ा है एप्रिसिएबल अमाउंट में दोनों बचा पड़ा है। अब इस तरह के सॉल्यूशन में यहां पे वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम बना रखा होगा, अरे यस नो? मान लेते हैं एक्स वाई है, वाटर अपना इक्विलिब्रियम बना रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन एंड साइनाइड आयन बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस एंड ऑल। वाटर ने भी अपना इक्विलिब्रियम बना रखा है, गुड टू गो। नाउ अब बताओ, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, बहुत छोटा सा अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐड करोगे, यहां पे देखो, यहां पे पता है कितने तरह का इक्विलिब्रियम है, पूरा क्लियर कर देता हूं। एक इक्विलिब्रियम तो ये है ही, अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस वाला भी रिएक्शन यहां लिख के रख दो, नहीं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड H+, सेम कंटेनर में देखो, वाटर इक्विलिब्रियम में है, अमोनियम आयन इक्विलिब्रियम में है, साइनाइड भी इक्विलिब्रियम पे होगा, साइनाइड भी इक्विलिब्रियम पे होगा HCN एंड OH-। मजेदार बात यह है कि सब जब इक्विलिब्रियम पर है तो जो कॉमन है वो हर जगह पे सेम होगा। यहाँ इक्विलिब्रियम पे इसको कितना लिखे?
यहाँ OH माइनस दिख रहा है, यहाँ पे OH माइनस कितना लिखा है? कॉमन हर जगह पे सेम लिखना पड़ेगा। गुड टू गो। कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। पता है ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर ये कितना बचा है, ए और ये कितना बचा है, एप्रिसिएबल अमाउंट में दोनों बचा हुआ है अभी भी। अगर आपने 100 अमोनियम आयन डाला था, 100 साइनाइड डाला था ना, तो हार्डली इसके 5-10 उधर गए और इसके भी 5-10 उधर गए, 90-80 के आसपास बचा हुआ है ये सब। गुड टू गो। अब बताओ इस तरह का इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, इसमें थोड़ा बहुत HCl डाल दिया, 1-2 ड्रॉप, क्या होगा? पीएच चेंज क्यों नहीं होगा वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन। जैसे ही तुम थोड़ा बहुत H+ डालोगे, वो तुरंत, साइनाइड का पावर तो वाटर से भी H+ लेने की थी, जो तुमने एक्स्ट्रा H+ डाला, देखो क्या हुआ, जो रिएक्शन मिक्सचर में साइनाइड है उसने एक्स्ट्रा H+ को डाइजेस्ट करके HCN बना दिया, मतलब H+ के फॉर्म में उसको सॉल्यूशन में नहीं घूमने दिया। मेरी बात आ रही समझ में? जो यहाँ पे साइनाइड है ये तो इतना पावरफुल था कि वाटर से भी H+ ले रहा था, यस नो? जैसे 1-2 ड्रॉप HCl डाला, H+ सडनली बढ़ा, साइनाइड तो वहां बैठा पड़ा है, भाई साहब मैं तो हूं तैयार, 2 H+, अरे यस नो? H+ उसने ले लिया और बना क्या दिया, और HCl फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वीक है, कॉमन आयन इफेक्ट भी चल रहा है, यस नो? सिमिलरली व्हेन, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस एडेड, इस तरह का पूरा हर तरह का इक्विलिब्रियम था, इसमें सडनली 1 ड्रॉप NaOH ऐड कर दिया, बताओ कौन तैयार बैठा है? अमोनियम आयन तो वाटर से H+ ले रहा है, उसको रेडीमेड OH माइनस मिल रहा है, सॉरी अमोनियम आयन वाटर से OH माइनस लेने की पावर रखती है, उसको एकदम फ्री में OH माइनस मिल रहा है और वो अच्छा खासा अमाउंट में है भी, तो तुरंत क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा OH माइनस ऐड किया है वो तुरंत, देखो एरो ऐसा बता रहा है कि वो तुरंत रिएक्ट किया और बना क्या दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि OH माइनस जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो डाइजेस्ट हो गया, जो H+ एक्स्ट्रा ऐड किया, सच दैट जो पहले से H+ OH माइनस है उसमें अप्रिसिएबल चेंज, इसीलिए इसका पीएच क्या रहेगा, रिमेन, या फिर थोड़ा बहुत बदलेगा, बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड बफर एक्शन ऑफ नॉर्मल बफर सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया ना, बफर होने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए, एक ऐसा कंपोनेंट जो H+ डाइजेस्ट कर सके और दूसरा OH माइनस जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले से ना दो लोग बैठे पड़े हैं, ऐसे सोचो बफर सॉल्यूशन में 2 ऐसे लोग बैठे पड़े हैं कि एक्स्ट्रा H+ को पकड़ लेंगे, एक्स्ट्रा OH माइनस को पकड़ लेंगे। अब मान लो एक्स्ट्रा जो H+ OH माइनस वो ज्यादा डालना शुरू कर दिया, तब तो भाई पीएच में चेंज आएगा, समझ गए ना? मतलब ऐसे सोचो ना कि H+ OH माइनस वहां पे गेट पे इधर कोई बैठा है, उधर कोई बैठा है, इधर से H+ आ रहा है लेकिन आने नहीं दे रहा है, रोक दे रहा है, उधर से OH माइनस आ रहा है लेकिन आने नहीं दे रहा है इस रूम में, ऐसे बैठा पड़ा है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ज्यादा H+ आने लगा तो उसकी भी एक कैपेसिटी है, 2-4 तो निकल ही जाएंगे साइड से, अरे समझ रहा है ना? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ और OH माइनस डालते हैं, तो बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है, अभी पीएच कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी लिख, जल्दी लिख। एप्रिसिएबल डिस्टरबेंस नहीं आएगी, स्मॉल अमाउंट डाल रहे हो ना तुम, पहले से बिलियंस ट्रिलियंस में है, तुमने थोड़ा बहुत H+ डाला, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम में ज्यादा चेंज, तू जो बोल रहा है वो डिस्टर्ब होगा अगर ज्यादा डालोगे, समझ गया ना? लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, pH calculation of simple buffer solution, pH calculation of simple buffer solution, silence,
बफर एक्शन समझ में आया सबको? व्हाई इट इज बफर? नाउ pH calculation of simple buffer solution. देखिए थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस हैं, पर प्रॉपर डिराइव कर देता हूँ फाइनल फॉर्मूला। आप क्या करते हो, वाटर में मान लेते हैं अमोनियम साइनाइड ए मोल डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V है, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग अमोनियम साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, A/V दैट इज C। ठीक है, या तो ये कर सकते थे, या दूसरा काम क्या कर सकते थे बच्चे, वीक एसिड एंड वीक बेस इक्विवेलेंट अमाउंट में डाल सकते थे, सच दैट यहां पे सॉल्ट कितना बनेगा, A मोल अमोनियम साइनाइड फॉर्म्ड। बोलो, A मोल अमोनियम साइनाइड फॉर्म्ड। फिर से वही बात हो गई, जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस what is the salt formed A mole in the volume V? So what is the molarity of salt just after mixing? A/V which is C, ऐसा मान लेते हैं, चलेगा। अब देखो पहला इक्वेशन यहाँ पे ये है, विद इन नो टाइम ये 100% ब्रेक हो जाएगा, विद इन नो टाइम ये ब्रेक हो जाएगा। T इक्वल टू 0 पे ये C है, ये 0 0 है, T इक्वल टू प्लस 0 पे ये 0, ये C। सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% ब्रेक हो गया। नाउ आगे देखिए, जो अमोनियम और साइनाइड बना वो सेम टाइम पे वाटर से रिएक्ट करेगा। देखो सेम रिएक्शन लिख दे रहा हूं, अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, वहां पे अलग अलग लिखा था। और पता है यहाँ पे मजेदार बात क्या है, सब लोग इधर उधर कनेक्ट करना है, मजेदार बात यही एडवांस लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, लेवलिंग इफेक्ट जैसा बात है। अगर ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, मान लेते हैं, मतलब इसकी ज्यादा पावर है वाटर से H+ खींचने की, तो अगर इसने वाटर से H+ खींच ही लिया तो OH- तो फ्री घूमने लगा। अरे सुनो, तो इसको फिर वाटर से OH- मांगने का जरूरत नहीं, इसने खुद उसको दे दिया, तो दोनों एक दूसरे को इक्वली स्ट्रॉन्ग बना देता है। मेरी बात समझना, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है साइनाइड से, तो ये वाटर से रिएक्ट करके OH- अपने पास रख लिया, H+ छोड़ दिया सोल्यूशन में, वो H+ साइनाइड को H+ चाहिए, ये वाटर के पास जाता है H+ लेने के लिए, और इसकी अपनी एक एबिलिटी है, 5-10 वाटर मॉलिक्यूल के पास गया और H+ ले लिया, लेकिन इसको फ्री में H+ और मिल गया बिकॉज ऑफ द मोर रिएक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन, तो वो H+ भी ले लेगा, तो दोनों इक्वली क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। ये C है, ये C है, ये एक्सेस में है, राइट, वाटर तो वहां एक्सेस में है ना बच्चे, बोलो। पता है यहां पर एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, C- अल्फा। पता है इसका अगर C अल्फा घटा है और मैं बोल रहा हूं दोनों एक दूसरे को इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो दोनों की रिएक्टिविटी एक जैसी हो जाएगी, तो इसका भी कितना कम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका C-X और इसका C-Y। अरे यार समझ में, क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते, C-X इसका C-Y क्यों नहीं कर सकते, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया अमन, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया ना, बताना। अगर इसने 100 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो 100 H+ तो फ्री में घूम रहा है ना जी, तो इसको तो वो लेना पड़ेगा H+, और वो लेना भी चाहता है H+ को। अरे यस नो बोलना, तो दोनों की रिएक्टिविटी क्या दिखाएंगे हम लोग, C- अल्फा। आगे चल के अल्फा की जगह पे बस H लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, C-CH, यहां पे क्या लिखेंगे, C-, ये तो एक्सेस में है, उसको रहने दे, यहाँ पे H ही अल्फा है, चलेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहां क्या बन जाएगा,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ये दोनों 0 0 है, लेकिन कितना बनने वाला है ये CH। ये फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सम टाइम, दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम विल कोएग्जिस्ट ओवर हियर। मतलब कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों साथ में एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है। और इस रिएक्शन की जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, उसको बोल देंगे KH। क्या बोल देंगे उसको? KH। तो KH हम कितना लिख देंगे बताओ पहले? KH हम लिख देंगे अमोनियम, नहीं वैल्यू रख देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCN डिवाइड बाई अमोनियम आयन एंड साइनाइड आयन। वाटर एक्सेस में तो उसको 1 ले लेते हैं, उसको नहीं मानते, ठीक है। दिस इज KH। वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा चीजें, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, सब इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू वहां पुट करना पड़ेगा। चलो पुट भी कर देते। KH कितना हो गया फिर? CH इंटू CH, C माइनस CH, C माइनस CH। कहीं ना कहीं कितना हो गया? C नीचे से कॉमन आएगा, C स्क्वायर ऊपर भी C स्क्वायर है, तो देखो अगर सही से समझ रहे हो तो ये आ जाएगा। देखो तो KH आ गया। अब देखो ये एक ऐसा आयनिक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है जो सॉल्ट के केटायन और एनायन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड भी नहीं किया। देख रहे हो केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है उसमें केटायन एनायन के कंसंट्रेशन कहीं दिख रहे हैं क्या? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन बन गया यहां से। यहां पे एक क्वेश्चन उससे पहले बताया कि इन दोनों की रिएक्टिविटी एक जैसी क्यों है, बिकॉज ऑफ द लेबलिंग इफेक्ट। इसने इसको लेबल कर दिया ऐसा, बोला औकात में आ जा, मेरे प्रेजेंस में तू भी यही है। अरे ऐसा नो, तो 2 3 कंसेप्ट है यहाँ पर। अच्छा ये रिएक्शन ये यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रहा है, चलेगा। इसी कंटेनर में और 2 3 इक्विलिब्रियम और है। एक ये तो पहला हो गया, दूसरा जो वीक बेस बना उसको बस वैसे ही लिख देता हूं, अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन, ऐसे लिख देता हूं। जो वीक बेस बना ना यहाँ पे, वो अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। और पता है यहाँ डायरेक्ट देखो इनिशियल से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम। ये कितना लिख देंगे? CH। दिख रहा है जो कॉमन है मास्टर इक्वेशन में जो है, ये कितना है? C माइनस CH। अच्छा मास्टर इक्वेशन में OH माइनस दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको मान लेते हैं Y, अपने से मान लिया, डायरेक्ट लिख दिया। देखो इक्विलिब्रियम में, इसको इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए शुरू से स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट से इससे पहले वाले का स्टार्ट किया। अच्छा इस केस में Kb कितना लिख देंगे? अमोनियम आयन OH माइनस आयन बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। इसका Kb का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर वैल्यू पुट करें तो? C माइनस CH इंटू Y बाई CH। C यहां भी कॉमन आएगा, C यहां भी कॉमन आएगा, यस नो। 1 माइनस H बाई H ना, इंटू Y। ये कितना हो गया Kb? बोलो। इसको मैं बोलता हूं A और इसको बोल देता हूं B। इसको मैंने 1 बोला है, इसको 2 बोला है। जो वैल्यू पुट करके जो लिख रहे हैं H और उसको स्मॉल a भी बोल रहे हैं, चलेगा। और जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का, उसको 1 2 रोमन में लिख दे रहे हैं, चलेगा। इसी कंटेनर में एक और इक्विलिब्रियम होगा, बताओगे कौन सा? HCN वाली? हाँ, इसी कंटेनर में एक और इक्विलिब्रियम होगा बच्चे, HCN वाली। HCN इज इक्विलिब्रियम विद H प्लस N। और डायरेक्ट यहाँ एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? साइनाइड कितना है मास्टर इक्वेशन में? CH। H प्लस नहीं पता ना, मास्टर इक्वेशन में H प्लस दिख रहा है क्या? उसको मैंने X लिख दिया। और साइनाइड कितना है? तो इसका KH Ka कितना लिख दें? पहले तो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। बाद में पहले मतलब एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, चलेगा। अब इसका वैल्यूज भी रखो, तो ये X है,
ये C माइनस CH है, ये CH है, कितना सॉल्व करके x इंटू 1 माइनस h बाई एच, बोलो इसको मैं मान लेता हूं C, चलेगा? देखो ना, A में ये है, B में ये है, C में ये है। अच्छा आपको पता है यहाँ पे एक और इक्विलिब्रियम है जो हमेशा होता है, यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम है। वेरी गुड। वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ H प्लस, और डायरेक्टली एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दे बताओ? ये x ये y, जहां जहां आपको H प्लस दिख रहा है वही वैल्यू वहां रखना पड़ेगा। इसमें OH माइनस दिखा उसको y रखा है, उसमें H प्लस दिखा उसको x रखा है, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे हम लिखेंगे KW। KW होता है, इसको मान लेता हूं मैं 4। थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा है डेरिवेशन, लेकिन फिर रिजल्ट याद रख लेंगे। और यही वैल्यू पुट करके कितना होगा x इंटू वाई, इसको मान लेते हैं d, चलेगा? बोलो अब तुम क्या करो, 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो, ये 1 है, ये 2 है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो। बताओ, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलने वाला है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड में मिलने वाला है KH, KB, KA। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे, कैंसिल। यहाँ अमोनियम आयन ऊपर है या नीचे, कैंसिल। ये और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो चलो फिर से लिख देता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा KH, KB, KA। अब मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं? अगर इतना समझदार है तो देखो तो सिर्फ क्या बचेगा, बाकी सब कैंसिल होगा, पक्का? तो यहां पे लिख देता है एंड यूज 4। 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 को यूज करो। बोलो। अच्छा ये सबको समझ में आ रहा है? 1 2 3 मल्टीप्लाई करके H प्लस OH माइनस बच रहा है, पक्का? एक्सप्रेशन देखो फिर से, ये और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो अमोनियम यहाँ ऊपर है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीचे है, और यहाँ जस्ट रिवर्स है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? OH माइनस, और यहाँ बचेगा HCN साइनाइड। फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करो तो साइनाइड और HCN यहाँ कैंसिल हो गया, तो वहां से क्या बचेगा? H प्लस, यहाँ बचा OH माइनस। बोलो, तो डायरेक्टली क्या लिख दे बच्चे? KH, KB, KA इक्वल टू KW। सो देखो, केटाइनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस जब साथ में हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट? KW बाई KA इंटू KB। दिख रहा है? दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मान के चलना बफर भी पढ़ रहे हैं और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी यही खत्म कर रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस। ओके, तो ये पूछा। अब एक शॉर्टकट याद रखना, हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन देखो, दिख रहा है यहाँ पे अमोनियम साइनाइड। यहाँ पे होता क्या है, जो जैसे यहाँ से क्या बना, अमोनियम आयन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, साइनाइड से क्या बना, तो हमेशा शॉर्टकट ये होता है, जो वीक एसिड वीक बेस बनता है उसी के आयनेशन कांस्टेंट से KW को डिवाइड कर देना है बस। मतलब KH अगर तुमको लिखना है ना बच्चे किसी रिएक्शन का, तो क्या बना है वो देखो, KW तो ऊपर रहेगा ही। अगर सिर्फ वीक बेस बना होता तो डिवाइड बाय KB। अगर सिर्फ वीक एसिड बना होता एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो KA। अगर दोनों बना है, बात समझे? अगर सिर्फ केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? KW बाई KB। सिर्फ एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों ही हाइड्रोलिसिस साथ में होगा, ये शॉर्टकट ऐसे याद कर लेना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सिर्फ केटाइनिक एनायनिक ही बचेगा, वो कभी भी हो जाएगा आधे घंटे में, समझ रहे हैं ना? तो अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा बात बता दी। अच्छा बताओ, इन सब में कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो H प्लस दे सकता है? कौन सा इक्वेशन है जहां से H प्लस हम निकाल सकते हैं? यही वाली। तो फ्रॉम
फ्रॉम सी, चलो सी ही बोल देते हैं। सी क्या मिलेगा बताओ तो, x के जगह पे x ही तो h प्लस है ना, x इक्वल टू क्या लिख दोगे फ्रॉम सी, के ए इंटू एच बाई 1 माइनस एच। बोलो। अच्छा कहीं ना कहीं ये देखो तो a से h बाई 1 माइनस एच को अंडर रूट के एच लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, यहां से h बाई 1 माइनस एच को अंडर रूट के एच लिख सकते हैं। बोलो आ रहा है समझ में, पक्का, क्योंकि के एच इक्वल टू क्या है, h बाई 1 माइनस एच का स्क्वायर, तो h बाई 1 माइनस एच को यहां से क्या लिख सकते हैं, के एच का अंडर रूट। तो यूज है ना, यूज a, अब h प्लस कितना लिख दोगे, के अंडर रूट के एच, और के एच का वैल्यू तो हमें पता है, कितना लिख दें, के ए अंडर रूट के डब्ल्यू के ए के बी। बोलो, थोड़ा सॉल्व करो, h प्लस कितना मिलने वाला है, अंडर रूट के डब्ल्यू के ए ऊपर आएगा, के बी नीचे आएगा, पीएच कितना होता है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस होता है, माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू के ए के बी 1/2। ध्यान रखना, अभी तक देख रहे हो H प्लस में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आया कैटायन एनायन का, के H में भी नहीं आया एक्सप्रेशन में, सिर्फ H आ रहा था वो भी रिप्लेस हो गया। अब -1/2 बाहर निकाल ले बच्चे, और इसको क्या लिखेंगे, log के डब्ल्यू प्लस log के ए माइनस log के बी। बोलो होगा, यहाँ तक कोई तकलीफ है, के डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर देते क्योंकि वो तो हमें 25 डिग्री सी पे पता होता है, 10⁻⁻14 है ना, प्लस log के ए माइनस log के बी। चलेगा यहाँ तक, ये -14 बाहर आएगा और उसको -2 से डिवाइड कर दो, ये -2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे हो गया -1/2 log के ए प्लस 1/2 log के बी। माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस हाफ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस log के ए आएगा, और माइनस हाफ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस log के बी आएगा। बोलो 7 सामने आ चुका है, यस नो। इसको थोड़ा सही से अगर लिखोगे ना बच्चे, तो फाइनल एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, है ना, यहाँ प्लस तो रहेगा, पी के ए माइनस पी के बी। अब ये कैसे लिख दिया, देखो ये माइनस और log के ए को तो पी के ए लिख ही सकते हैं। बोलो, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा देते हैं, दोनों जगह माइनस लगा देते हैं, तो फिर यहाँ माइनस log के बी होगा, उसको पी के बी लिख सकते हैं, लेकिन सामने माइनस दिखेगा। बोलो, चलो लिखना शुरू करो जल्दी। फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, अभी इसके बाद का बात और डिस्कस करते हैं। क्या ही स्टोरी सुनाओगे बच्चों को अपने, क्या स्ट्रगल किया, अरे कम से कम उस दिन के हिसाब से स्ट्रगल कर ले। हाँ आगे देखो, वो जो फॉर्मूला है ना पीएच का, कितना आ गया 7, पहले तो वो डायरेक्ट लिख दिया, उसको क्या मैं एक्सप्लेन करूं कैसे आया, वो डायरेक्ट जो लिख दिया 7 प्लस 1/2 पी के ए। ये अब देखो यहाँ पे 3 केसेस हो जाएंगे, पी के ए इक्वल टू पी के बी है तो पीएच 7 हो गया, पी के ए ज्यादा है पी के बी से, तो ये मान लो 5 है, ये 4 है, तो 7.5 आ जाएगा, 5 - 4 1, 1/2 7.5 आ जाएगा। पीएच कितना आ जाएगा इस केस में, ग्रेटर देन 7, और पी के ए लेस देन पी के बी है, तो पीएच लेस देन 7 आएगा। मान लो ये 4 है ये 5 है,
तो -1 आ गया यहाँ पे, -1 1/2 मतलब माइनस हाफ, 7 माइनस हाफ 6.5 हो गया ना। बोलो, ध्यान रखना pKa ज्यादा है pKb से, इसका मतलब Ka कम है Kb से। मतलब ये एक ऐसा केस है जिसमें बेस स्ट्रांग है, तभी तो pH जो है 7 से ज्यादा आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा केस है जिसमें कौन सा हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है, कैटायनिक या एनायनिक? एनायनिक ना, OH माइनस। और इस वाले में तो ध्यान रखना, एक्वस सोल्यूशन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज बफर। और बताओ यहाँ एक्सप्रेशन में डाइल्यूशन का क्या इंपैक्ट होगा, क्या केबी के घटे बढ़ेगा क्या डाइल्यूशन से? कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है क्या? एक्सप्रेशन ऐसा है कि इसका पीएच हमेशा क्या आना है, कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में पीएच हो सकता है 6 to 8 के बीच में आ जाए, और ये बफर ही रहेगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।